हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर कार्तिक है और आज मैं आपको चैप्टर सेल का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। जिन बच्चों ने या लोगों ने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें मेरी सारी पुरानी वीडियोस का लिंक है, आप उससे अटैच हो सकते हैं और देख सकते हैं। तो आइए चलिए अब शुरू करते हैं चैप्टर सेल का पार्ट 2। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें प्रोकैरियोटिक वर्सेस यूकैरियोटिक। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा सेल चैप्टर। मतलब आपके लिए सच्ची में मेरा यकीन माने बहुत इजी हो जाएगा। आपको इधर उधर ना जाना पड़े, इसलिए मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो है वो पूरा का पूरा टेबल से समझाने की कोशिश की है। आइए चलिए शुरू करते हैं समझने की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, ये सुनते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है कि वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस होती तो है, न्यूक्लियस तो होती है, पर वो वेल डिफाइंड नहीं होती है। ठीक है, कैसी नहीं होती है? वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से नहीं दिखती है, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी सी, मतलब इल डिफाइंड सी दिखती है। मतलब डाउट होता है अगर किसी बंदे ने यूकैरियोटिक सेल देख रखा होगा पहले और फिर उसको प्रोकैरियोटिक सेल दिखाओगे ना, तो वो कहेगा ये न्यूक्लियस है इसकी। मतलब इतनी अजीब सी न्यूक्लियस होती है, उसको ना कोई मेम्ब्रेन होती है, ना उसका अच्छा सा कोई स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे सेल्स जिनकी न्यूक्लियस होती तो है बट नॉट वेल डिफाइंड और ना ही मेम्ब्रेन से बाउंड होती है, उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। यही डेफिनेशन है। उसी के जगह पे अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे तो ये सेल्स वो होते हैं जिनके पास न्यूक्लियस तो होती है और वो बहुत अच्छे से दिखती है, उसको मेम्ब्रेन भी होती है और वो वेल डिफाइंड भी होती है। उन सेल्स को यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ओके, तो ये डेफिनेशन है, जो पहला पॉइंट है ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, यही मतलब होता है। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस और यू मतलब होता है ट्रू। ठीक है, अच्छा, वेल डिफाइंड। और प्रो का मतलब होता है ओल्ड या फिर कह लीजिए इल डिफाइंड। ये जब भी शब्द होता है तो प्रो का मतलब होता है। इसलिए इन सेल्स की न्यूक्लियस जो होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती है और इन सेल्स की न्यूक्लियस जो होती है वो वेल डिफाइंड होती है। उसके बाद और डिफरेंसेस और पॉइंट्स क्या है, इनके पास न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड नहीं होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास। और भी एक सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज मिलती हैं, जैसे कि राइबोसोम्स हो गए या फिर आपकी वैक्यूल्स हो गई। वो ऑर्गेनेलीज भी इनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं। ठीक है, मतलब कि उन ऑर्गेनेलीज को भी मेम्ब्रेन कवर नहीं करके रखती है। जैसे न्यूक्लियस को नहीं कवर करके रखती थी ना, वैसे ही इन सेल्स के अंदर भी किसी भी ऑर्गेनेल के ऊपर भी मेम्ब्रेन की परत नहीं चढ़ रखी होती है। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स यदि आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उनके अंदर आपको ऑर्गेनेलीज मिलेंगी, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब क्या है? ऑर्गेनेलीज है। ठीक है, ये सब क्या है? ऑर्गेनेलीज है। ये जब ऑर्गेनेलीज आप यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर देखोगे तो आप देखोगे कि इन ऑर्गेनेलीज को एक लेयर ने कवर करके रखा है। जैसे कि न्यूक्लियस को इनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड कवर करके रखा होता है, वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि लाइसोसोम्स या फिर आपकी वैक्यूल्स, सारी की सारी मेम्ब्रेन बाउंड रहती हैं। ओके, एक्सेप्ट, सिर्फ दो एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है? सेंट्रियोल्स और राइबोसोम्स। सेंट्रियोल्स और राइबोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में भी और प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी आपके मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं रहते हैं आपके सेंट्रियोल्स और राइबोसोम्स। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए आरएनए वो नेक्ड रहता है। जबकि इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो नेक्ड नहीं रहेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस जो है यूकैरियोटिक सेल्स की वो वेल डिफाइंड होती है। ओके, उसके बाद सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। इसका क्या मतलब हुआ कि आप प्रोकैरियोटिक सेल्स जितने भी देखोगे ना, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स देखोगे तो उनके अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल मिलनी ही मिलनी है, सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म को छोड़ के, और उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा है तो प्रोकैरियोटिक, पर उसको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों नहीं रहती हैं, उसको सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही रहती है, सेल वॉल नहीं रहती है। ओके,
जबकि यदि आप यूकैरियोटिक सेल्स की बात करोगे तो कुछ यूकैरियोटिक सेल्स हैं जिसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों मिल जाएंगी, जैसे कि हमारे सारे के सारे प्लांट्स, आम का पेड़, नीम का पेड़, और भी फर्न्स हो गए, कोई भी पेड़ पौधा हो गया, सबके अंदर सेल वॉल रहेगी। पर एनिमल सेल्स कोई सा भी ले लो, जैसे कि चूहे का सेल ले लो, या फिर खरगोश का सेल ले लो, या फिर ह्यूमन बींग्स का सेल ले लो, तो इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में किनके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती है, एनिमल सेल्स के पास। ओके, उसके बाद चलिए हम आगे की बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स में मीजोजोम्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाने में ये मदद करते हैं। जबकि मीजोजोम्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूजन बॉडीज नहीं प्रेजेंट होती हैं। और इंक्लूजन बॉडीज की डेफिनेशन क्या रहती है, किसी वेस्ट प्रोडक्ट और यूजफुल प्रोडक्ट को स्टोर करने वाला मटेरियल का एक जगह जो होती है उसको इंक्लूजन बॉडीज कहते हैं। मतलब कि कोई भी जो भी बैक्टीरिया के अंदर प्रोडक्ट को स्टोर करके रखना होगा, जैसे खाने पीने का सामान, उसको एक ऑर्गेनली बोल देते हैं। यही ऑर्गेनली जो है सारा खाने पीने का सामान जो है स्टोर करके रखती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। पर अपने यूकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूजन बॉडीज नहीं मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में क्या बोलना है हमारे को, कि ये जो है यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरेटिवली छोटे होते हैं साइज में। आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि माइकोप्लाज्मा जो है वो 0.3 म्यूकोमीटर होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होता है वो 10 से 20 म्यूकोमीटर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि यूकैरियोटिक कितने ज्यादा बड़े होते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल्स। तभी तो हमारे को बैक्टीरिया जो है वो हवा में नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो हमारी नेक्ड आई से नहीं देखे जा सकते हैं, वो सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देखे जा सकते हैं। और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले। मतलब कि हमारे सेल्स भी मल्टीप्लाई तो करते हैं, पर थोड़ा कम स्पीड से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है वो ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल अब देख लीजिए यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के। यूकैरियोटिक में आपके आ जाएंगे बैक्टीरिया। मैं आपको कोई भी बैक्टीरिया दे दूं कि विब्रियो कोलेरा प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक, क्योंकि बैक्टीरिया है ना, तो बस कहना कि ये प्रोकैरियोटिक है। मतलब कोई भी बैक्टीरिया आ जाए तो मतलब वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। उसके बाद यदि मैंने किंगडम मोनेरा में से कोई भी एग्जाम्पल लाके रख दिया, कोई सा भी एग्जाम्पल लाके रख दिया, तो वो किस में चला जाएगा, प्रोकैरियोटिक सेल्स में चला जाएगा। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल्स है ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। ये तो मैं हमेशा बोलता ही रहता हूँ, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि पीपीएलओ सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म रहता है 0.1 म्यूकोमीटर का, और दूसरा एग्जाम्पल एमसीक्यू बनता है पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा पे कि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है। और एक एमसीक्यू बनता है माइकोप्लाज्मा में कि इसके पास सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों नहीं रहती है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहती है। जबकि हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में, एनिमल सेल्स में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन रहती है, पर प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों रहती हैं। ठीक है, अब यूकैरियोटिक सेल्स की बात कर लेते हैं। इनमें एग्जाम्पल क्या आ जाएंगे, इसके एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, पर मैंने यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए जो भी मुझे लगा एक आध आपको पता होना चाहिए मैंने वो लिखा हुआ है, पर बहुत एग्जाम्पल्स होते हैं। जैसे कि किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें कौन कौन आ जाते हैं, युग्लिना आ जाता है, अमीबा आ जाता है, मतलब कि अमीबा और डायटम्स आ जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आ जाते हैं एग्जाम्पल्स, वो सारे के सारे क्या हैं, यूकैरियोटिक है। फर्न्स एक पौधा है जो कि शैडो प्लांट की तरह घरों में उगाते हैं, वो भी यूकैरियोटिक होता है। जितने भी फूल देने वाले प्लांट्स हैं, जैसे कि गुलाब का फूल हो गया, या फिर आपका कनेर का फूल हो गया, वो सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। और सारी की सारी बर्ड्स, मंकी, हम ह्यूमन बींग्स, सब हम यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। ओके, उसके बाद प्रोकैरियोट्स की थोड़ी सी बात और बतानी थी। जैसे कि पहले आपने देखा कि दे वेरी इन शेप एंड साइजेस। बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बैसिलस, रॉड शेप, कोकस, स्फेरिकल, विब्रियो, कोमा शेप एंड स्पाइरलम स्पाइरल। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसमें बैक्टीरिया एग्जाम्पल आते हैं, तो उनकी शेप्स बहुत अलग अलग तरीके की होती है। जिन बैक्टीरिया की शेप रॉड शेप होती है उनको बैसिलस बोला जाता है, बैसिलस ग्रुप में उनकी एंट्री की जाती है। जिन बैक्टीरिया की शेप स्फेरिकल होती है उनको कोकस के नाम से बोला जाता है। उसके बाद
कोमा शेप वालों को विब्रियो बोला जाता है और स्पाइरलम वाले को स्पाइरल बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रोड शेप में बैसिलस, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी शेप क्या होगी, रोड शेप होगी। उसके बाद मेनिंजोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, तो वो कैसे होंगे, स्फेरिकल होंगे। विब्रियो कोलेरा, विब्रियो कोलेरा, तो वो क्या होगा, कोमा शेप होगा। ठीक है, उसके बाद ये एक एमसीक्यू है, सिर्फ लाइन पूछ सकते हैं कि ये लाइन सही लिखी है या नहीं। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईच प्रोकैरियोट इज सिमिलर ऑल्दो दे परफॉर्म डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस फंक्शंस, मतलब कि हर एक और प्रोकैरियोट बना एक ही तरीके से है, पर कुछ प्रोकैरियोट कुछ काम करते हैं और कुछ प्रोकैरियोट कुछ काम करते हैं, तो ये बात सच है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि मैंने आपको बताया, नेक्ड होता है क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होती है। और इनका जेनेटिक मटेरियल रहता क्या है, इनका जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल होता है क्रोमोसोम, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम होता है, और वो भी सर्कुलर डीएनए की शेप में होता है। ठीक है, कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए। इनके पास सिर्फ एक सिंगल क्रोमोसोम या सिंगल डीएनए ही दिखेगा आपको अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो, और वो भी नेक्ड दिखेगा क्योंकि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो है वो इनके अंदर नहीं मिलती है। और कुछ मैनी बैक्टीरिया हैव एक्स्ट्रा स्मॉल डीएनए आउटसाइड जेनेटिक डीएनए नोन एज प्लाज्मिड। इसका मतलब क्या है कि इस सर्कुलर डीएनए के अलावा बहुत सारे बैक्टीरियाज में, सब बैक्टीरियाज में नहीं पर बहुत सारे बैक्टीरियाज में छोटे छोटे डीएनए होते हैं और उनको क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड्स बोलते हैं। ये एक एमसीक्यू है। ठीक है, प्लाज्मिड्स क्या है, प्लाज्मिड्स प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला जेनेटिक मटेरियल है, जो कि न्यूक्लियर, जो कि जेनेटिक में डीएनए होते हैं, बेसिकली स्मॉल डीएनए होते हैं जो कि पाया जाता है आउटसाइड द जेनेटिक डीएनए। ओके, आउटसाइड द जेनेटिक डीएनए। उसके बाद क्या इन प्लाज्मिड्स का यूज होता है कुछ बैक्टीरिया को, प्लाज्मिड्स क्या है, डीएनए जो कि जेनेटिक मटेरियल के आउटसाइड बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जेनेटिक मटेरियल तो नहीं है, इतना तो पक्का हो गया, पर ये एक तरह के डीएनए ही है। तो इनका क्या यूज है कोई, हाँ है। इनका क्या क्या यूज है, ये बैक्टीरिया को यूनिक शेप और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, बैक्टीरिया बाहर से कितना खूबसूरत दिखेगा, कैसा दिखेगा, कोकाई दिखेगा या फिर आपका स्फेरिकल दिखेगा, वो प्लाज्मिड की वजह से बैक्टीरिया को प्रॉपर्टी मिलती है। और इन प्लाज्मिड्स के अंदर अल्टरलेशन ला ला के बैक्टीरिया जो है आजकल का रेजिस्टेंस होता जा रहा है एंटीबायोटिक्स के लिए। कहने का मतलब पहले हम किसी बैक्टीरिया को मारने के लिए एक दवाई देते थे, वो दवाई बहुत दिनों तक चलती गई, फिर थोड़े टाइम बाद देखा गया कि वो दवाई अब उस बैक्टीरिया के खिलाफ काम ही नहीं कर रही है, मतलब कि बैक्टीरिया जो है वो रेजिस्टेंस हो गया है। तो वो बैक्टीरिया क्यों रेजिस्टेंस हो जाता है उस दवाई के लिए, बिकॉज ऑफ प्लाज्मिड्स। ठीक है, किसकी वजह से, प्लाज्मिड्स की वजह से। और क्या फंक्शन है प्लाज्मिड्स का, ये मॉनिटर करते हैं बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि बैक्टीरिया को जब रिप्रोड्यूस होना होता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से रिप्रोड्यूस होता है। तो उस प्रोसेस के टाइम पे अगर किसी डीएनए की जरूरत पड़ती है तो वो प्लाज्मिड होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है, प्लाज्मिड। कहने का मतलब है कि प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया की मदद करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस करवाने में। ठीक है, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक तरह का प्रोसेस जिसकी मदद से बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस होते हैं। 1 के 2, 2 के 4 और 4 के 8 होते हैं, वो प्रोसेस का नाम ट्रांसफॉर्मेशन है। ओके, तो आपको ये याद रखना है क्योंकि ये तीनों के तीनों एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब मैंने जैसे आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में डायग्राम में भी पहले टेबल में बताया, अब मैं डायग्राम के थ्रू बताना चाहूंगा कि ये एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में मैंने आपको जैसे बोला था कि इनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी मिलती रहती है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्रीन ग्रीन वाली जो है वो एक सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद आपकी येलो वाली आ जाती है जो कि सेल वॉल होती है। और आपको जैसे कि मैंने टेबल में भी बताया था कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों रहते हैं, तो आप यहाँ कितने अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया कि जेनेटिक मटेरियल के अलावा बैक्टीरिया के पास छोटा अलग सा डीएनए भी होता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लाज्मिड है जो कि यहाँ पर है और ये जेनेटिक मटेरियल का पार्ट नहीं है, ये आउटसाइड द जेनेटिक मटेरियल है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से दिखा रखा है इन लोगों ने। उसके बाद
ये देख सकते हैं कि ये न्यूक्लियोइड सर्कुलर डीएनए जो कि बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है, और इसके बाहर जो है वो प्लास्मिड है। ये आपको राइबोसोम्स दिख रहे हैं जो कि बैक्टीरिया में होते हैं, और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ओके, उसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो ब्लू ब्लू सा दिख रहा है आपको, पानी पानी सा, ये बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म है। अभी तक जो भी मैंने पढ़ाया उसके हिसाब से ये डायग्राम आपको बिल्कुल इमेजिनेशन के लिए काफी यूजफुल रहेगा। अगर आप इस डायग्राम को याद रखेंगे तो आप हमेशा याद रख पाएंगे कि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है और क्या नहीं होता है। ओके, उसके बाद अब सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सेल एनवेलप ऑफ बैक्टीरिया मैंने यहां लिखा है मैसेज फॉर यू। क्यों? जैसे एनवेलप हमारे घर में आता है तो उसके अंदर कुछ मैसेज या कुछ सामान आता है ना, ऐसे ही आपके लिए भी ये सेल एनवेलप जो है बैक्टीरिया का, वो आपको एमसीक्यू याद करवाएगा। मतलब इस एनवेलप के अंदर भी कुछ सामान है जो कि आपको याद रखना है, बेसिकली कहने का मतलब ये है। तो सेल एनवेलप बैक्टीरिया का कैसे बन रखा है? सेल एनवेलप बैक्टीरिया का बन रखा होता है ग्लाइकोकैलिक्स से प्लस सेल वॉल से प्लस सेल मेम्ब्रेन से। मतलब सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स को यदि चिपका दोगे तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको क्या कहते हैं? सेल एनवेलप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सेल एनवेलप कहते हैं। और इसमें आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर कौन सा है सेल एनवेलप का? ग्लाइकोकैलिक्स। क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, और एमसीक्यू में क्या पूछा जाता है कि सेल एनवेलप 3 प्रोटेक्टिव यूनिट है या सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है? तो आपको टिक करना है सिंगल है, ना कि ट्रिपल। कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कि 1, 2 और 3, तो यहाँ पे ट्रिपल होना चाहिए। नहीं, ये सब मिलके एक काम करते हैं, और वो क्या है? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट का काम करते हैं। कौन कौन? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन मिलकर मिलकर क्या बना देते हैं? ये सेल एनवेलप। ओके, और सेल एनवेलप जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, पर बेसिकली ये बना किस किस की वजह से होता है? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन की मदद से। ठीक है, और सेल एनवेलप का और क्या फायदा है प्रोटेक्शन देने के अलावा? प्रोटेक्शन देने के अलावा सेल वॉल का फायदा ये है कि इसकी मदद से हम बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में या फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। ठीक है, तो हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है बोलना है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये हम किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं? सेल एनवेलप के बेसिस पे। ठीक है, किसके बेसिस पे करते हैं? सेल एनवेलप के बेसिस पे। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद फंक्शंस क्या है एनवेलप के? जैसे कि मैंने बोला प्रोटेक्शन देना, दूसरा फंक्शन है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिफरेंस बताना ऑन द बेसिस ऑफ एनवेलप। तो ग्लाइकोकैलिक्स का फंक्शन देखते हैं क्या है, या इसके बारे में जानते हैं ये क्या है? ये एक तरह की लूज शीट है और इसको स्लाइम लेयर कहते हैं अगर ये लूज होगी। और अगर ग्लाइकोकैलिक्स किसी बैक्टीरिया का थिक होगा, बहुत ज्यादा थिक, तो साइंटिस्ट लोग क्या बोलेंगे कि ये कैप्सूल है बैक्टीरिया का। मतलब अल्टीमेटली कैप्सूल क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स ही है, पर थिक है। ठीक है, और अगर मैं बोलूंगा स्लाइम लेयर है ये बैक्टीरिया की, तो मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये अल्टीमेटली ग्लाइकोकैलिक्स ही है पर लूज शीट है, थोड़ा ढीला ढाला सा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो स्लाइम लेयर भी हो सकता है या फिर कैप्सूल भी हो सकता है। यदि थिक होगा तो ग्लाइकोकैलिक्स को कैप्सूल बोल देना है, और यदि लूज शीट होगा तो ग्लाइकोकैलिक्स को स्लाइम लेयर बोल देना है। ओके, उसके बाद एनवेलप का दूसरे पार्ट के बारे में जानते हैं, सेल वॉल के बारे में। मैंने आपको डायग्राम में, अभी पिछले डायग्राम में दिखाया कि सेल वॉल होती है बैक्टीरिया के पास और सेल मेम्ब्रेन भी। तो सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? इट प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन टू बैक्टीरिया फ्रॉम कोलैप्स। कोलैप्स मतलब बैक्टीरिया एकदम से पिचक ना जाए। ठीक है, पिचक ना जाए, तो उसको उससे बचाता कौन है? सेल वॉल बचाती है। कौन बचाता है? सेल वॉल बचाती है। उसके बाद एनवेलप का क्या, एनवेलप के तीसरे पार्ट का क्या फंक्शन है, जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है? ये एक तरह से एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, और क्या इसका फंक्शन है कि ये सेमी मेम्ब्रेन होती है। सेमी मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है कि सब सेल के अंदर कुछ कौन से पार्टिकल्स जाएंगे और कौन से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल आएंगे, वो फंक्शन किसका होगा? सेल मेम्ब्रेन का। किसका होगा? सेल मेम्ब्रेन का या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक ही बात होती है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि प्रोकैरियोट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है और यूकैरियोट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो
एक ही जैसे स्ट्रक्चर की होती है, ठीक है। वो कैसी होती है? एक ही जैसे स्ट्रक्चर की होती है। ये बात मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी में लिखी है, इसलिए ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी का मैं जैसे हमेशा बोलता रहता हूं, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको याद रखना है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोट्स की और यूकैरियोट्स की सिमिलर होती है स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीजोजोम्स की। ये क्या है? मैंने आपको बताया था डायग्राम में और टेबल में भी कि मीजोजोम्स जो हैं वो आपके सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। तो ये है क्या? ये है स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर यूनिक टू प्रोकैरियोट्स फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इनटू सेल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो थोड़ी फोल्ड हो रखी होती है बैक्टीरिया के सेल के अंदर, और उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको ही हम बोल देते हैं क्या? मीजोजोम्स। ठीक है, क्या बोल देते हैं? मीजोजोम्स बोल देते हैं। तो अब मीजोजोम्स की शेप कैसी कैसी हो सकती है? मीजोजोम्स की शेप हो सकती है या तो वो वेसिकल की शेप में होंगे, मतलब बुलबुले जैसे होते हैं बबल्स, वैसी शेप में होंगे, या फिर ट्यूब की शेप में होंगे, या फिर लैमेला की शेप में होंगे। मतलब कि ये क्या है? एक तरह की सेल मेम्ब्रेन ही है जो कि फोल्ड हो रखी है, या तो वेसिकल की शेप में फोल्ड हो रखी है, या ट्यूब की शेप में फोल्ड हो रखी है, या फिर लैमेला की शेप में फोल्ड हो रखी है। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मीजोजोम्स, जो कि सिर्फ प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलते हैं। तो यदि मैं पूछूं कि यूकैरियोट मीजोजोम्स क्या हमारे शरीर के सेल के अंदर पाए जाएंगे, तो आपको आंसर बोलना है नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फंक्शन क्या है? इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। जो लोग एमसीक्यूज के लिए पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, उनको सब याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि कुछ भी एक ऑप्शन दे देंगे और वो आपको टिक करके आना है जिससे कि आपका स्कोर हो सके। तो इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? इसके फंक्शंस हैं डीएनए रेप्लिकेशन, और है आपके क्या कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन करना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना डॉटर सेल्स को, फिर रेस्पिरेशन में मदद करते हैं मीजोजोम्स हमारी बैक्टीरिया की सिक्रीशन प्रोसेस में, कुछ सिक्रीट करना है वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह, वो मीजोजोम्स का फंक्शन है। इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया को बढ़ाना मीजोजोम्स का फंक्शन है। और इंजाइम एक्टिविटीज, कौन सा इंजाइम कहां पर एक्ट करेगा, कौन से खाने को पचाएगा, कौन से खाने को नहीं पचाएगा, वो सारा का सारा काम भी मीजोजोम्स का ही रहता है। ओके, ये सब आपको याद रखना है, मीजोजोम्स के फंक्शन हैं, ठीक है। उसके बाद मीजोजोम्स के अलावा साइनोबैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया है, उनके अंदर एक डिफरेंट मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस भी होते हैं, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ही, पर उनको क्रोमेटोफोर्स बोला जाता है। और उनका काम क्या होता है? वो पिगमेंट स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया हमारे को रंग बिरंगा दिखता है माइक्रोस्कोप में। कुछ कुछ बैक्टीरिया दिखते हैं, तो वो क्यों दिखते हैं? क्रोमेटोफोर्स की वजह से। तो इसका मतलब साइनोबैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर मीजोजोम्स भी मिलेंगे और क्रोमेटोफोर्स भी मिलेंगे, पर सब बैक्टीरिया के अंदर क्या मिलेगा? सिर्फ मीजोजोम्स। ओके, अब ये मैंने आपको जैसे बताया वो डायग्राम के थ्रू मैं बता रहा हूं आपको। ये आपको कैप्सूल के बारे में मैंने बताया था, तो ये आपको कैप्सूल दिख रहा है। तो कैप्सूल है क्या? ग्लाइकोकैलिक्स है, पर टफ है। तो इसका मतलब इस बैक्टीरिया के अंदर टफ ग्लाइकोकैलिक्स है, इसलिए इसका नाम कैप्सूल दे दिया। यही अगर इस बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल जो ग्लाइकोकैलिक्स लूज शीट होती तो क्या बोल देते? इसको स्लाइम लेयर बोल देते। और आपको फिर पता ही है कैप्सूल के नीचे सेल वॉल होती है, तो ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रही है आपको ये सेल वॉल है, और ये रेड रेड जो दिख रही है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो ये तीनों के तीनों मिलके क्या बना देते हैं? एनवेलप बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एनवेलप। कैप्सूल प्लस सेल वॉल प्लस सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने आपको बताया मीजोजोम्स बताया, वो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कितना अच्छे से दिख रहा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, रेड रेड वाली जो कि फोल्ड हो गई है यहाँ पर, और फोल्ड होने की वजह से ये इसने क्या स्ट्रक्चर बना दिया? मीजोजोम्स। क्या बना दिया? मीजोजोम्स, जिसका काम है बहुत सारे, रेस्पिरेशन, एंजाइम एक्टिविटीज, सिक्रीशन प्रोसेस, सेल वॉल फॉर्मेशन, आरएनए डीएनए रेप्लिकेशन, ये सब किसका काम है? मीजोजोम्स का। डीएनए रेप्लिकेशन। और बाकी तो पिछले वाले डायग्राम में ही मैंने आपको दिखाया था, डीएनए होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, राइबोसोम्स होती हैं।
ये सब आपको मैंने पहले वाले डायग्राम में भी बताया था कि प्रोकैरियोट्स के पास होते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आइए चलिए बात करते हैं बैक्टीरिया की मोटिलिटी के बारे में कि बैक्टीरिया चलते हैं या नहीं चलते हैं। तो हाँ, वो चलते हैं पर हमारी तरह नहीं कि मतलब जैसे हम चलते हुए दिखते हैं वैसे वो नहीं दिखते, बट वो चलते हैं। वो किसकी मदद से चलते हैं? उस स्ट्रक्चर का नाम है फ्लैजिला। क्या है? फ्लैजिला। फ्लैजिला की मदद से बैक्टीरिया चलता है। तो अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला नहीं हुआ तो वो नहीं चलेगा। ठीक है। और ये फ्लैजिला अराइज कहां से होता है? सेल वॉल से। कहां से अराइज होता है? सेल वॉल से। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये सेल वॉल से फ्लैजिला जो है अराइज हो रहा है, यही है बैक्टीरिया को जो चलने में मदद करता है। ओके। उसके बाद ये इनके नंबर जो हैं वो वेरी करते हैं फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। किसी बैक्टीरिया के पास सिर्फ एक ही फ्लैजिला होता है, किसी बैक्टीरिया के पास बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं। जैसे विब्रियो कोलेरा जो है उसके पास सिर्फ एक ही फ्लैजिला होता है, तो इसलिए वो भी चलेगा। पर अगर किसी बैक्टीरिया के पास बहुत सारे फ्लैजिला हैं तो वो भी चलेंगे, पर अगर एक भी फ्लैजिला नहीं है तो वो बैक्टीरिया नहीं चलेगा। उसके फ्लैजिला के पार्ट्स क्या क्या हैं ये आपको याद रखने हैं। फिलामेंट होता है फ्लैजिला का एक पार्ट जो कि लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला है। उसके बाद हुक होता है और एक बेसल बॉडी होती है। तो फ्लैजिला अल्टीमेटली इन तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बना है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ फ्लैजिला। उसके अलावा बैक्टीरिया के सरफेस पर मतलब सेल वॉल के ऊपर, कैप्सूल के ऊपर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे हमारे को? बेसिकली सेल वॉल के ऊपर पिलाई एंड फिम्ब्रिए। ठीक है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मिलेंगे? पिलाई एंड फिम्ब्रिए। बट दे डू नॉट हेल्प इन मोटिलिटी। पर ये बैक्टीरिया को चलने में मदद नहीं करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। एमसीक्यू में पूछ सकते हैं आपसे या वाइवा में भी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के सेल सरफेस पे तो मिलते हैं पर मोटिलिटी में मदद नहीं करते। तो उनका आंसर है पिलाई और फिम्ब्रिए। ओके। तो पिलाई क्या होते हैं? पिलाई का मतलब होता है कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मेड प्रोटीन से बन रखे होते हैं। पिलाई, पी फॉर पिलाई, पी फॉर प्रोटीन। और इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा? ट्यूब जैसा होगा। कैसा होगा? ट्यूब जैसा होगा। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये आपको ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये पिलाई होते हैं, पर ये मोटिलिटी में मदद नहीं करते हैं। उसके बाद फिम्ब्रिए क्या होते हैं? ये भी सरफेस स्ट्रक्चर्स हैं, पर ये ब्रिस्टल होते हैं और ये बैक्टीरिया को मूव करने में तो मदद नहीं करते हैं, पर ये बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस से अटैच होने में मदद करते हैं। जैसे कि पत्थर के साथ अटैच होने में, या हमारी बॉडीज के सेल के साथ अटैच होने में, या फिर झरना वाटरफॉल में अटैच होने के लिए, बैक्टीरिया पानी में अटैच होने के लिए बैक्टीरिया को कौन से स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ती है? फिम्ब्रिए की। और इनका ये कैसे दिखते हैं? ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स। कैसे होते हैं ये? ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे बैक्टीरिया के राइबोसोम्स की। किसकी बात करेंगे? बैक्टीरिया के राइबोसोम्स की। आपको पता है कि राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में मिलते हैं, तो इसलिए बैक्टीरिया में भी मिलेंगे क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। पर बैक्टीरिया के राइबोसोम्स का टाइप क्या है? 70S टाइप है। ठीक है। क्या टाइप है? 70S टाइप है। और यूकैरियोट्स के टाइप क्या है राइबोसोम्स? 80S। तो इसका मतलब यूकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम्स मिलते हैं? 80S टाइप के राइबोसोम्स मिलते हैं। जबकि आपके प्रोकैरियोट्स में कौन से राइबोसोम्स मिलते हैं? 70S टाइप के। और इनको डिवाइड कर रखा है दो सब यूनिट्स में, एक 50S और एक 30S। आप 50, 30, 80 ऐसे मत सोचिए, ये इनके सिर्फ नाम दिए गए हैं कि सब यूनिट्स हैं। 50 एक यूनिट है और एक 30 यूनिट है, ये दोनों मिलके 70S टाइप का राइबोसोम बना देती हैं। ओके। उसके बाद बैक्टीरिया के राइबोसोम का साइज क्या रहता है? 15 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर। ठीक है। क्या रहता है? 15 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर। उसके बाद फंक्शन राइबोसोम्स का क्या रहता है? चाहे यूकैरियोट्स का राइबोसोम हो चाहे प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम्स हो, फंक्शन क्या रहेगा? प्रोटीन बनाने में। हमारे शरीर के बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं जैसे कि मायोसिन, एक्टिन, ये सब प्रोटीन्स बनाने के लिए कौन सी ऑर्गेनली मदद करती है? राइबोसोम्स। कौन सी ऑर्गेनली मदद करती है? राइबोसोम्स। ठीक है। और कैसे होता है ये प्रोसेस? क्या होता है कि एक आरएनए होता है जिसका नाम होता है mRNA। उस mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स चिपक जाते हैं, अटैच हो जाते हैं 70S टाइप वाले बैक्टीरिया में, और एक स्ट्रक्चर बना देते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम।
क्या बना देते हैं, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। नाम से ही पता चल रहा है ना, पॉली मतलब बहुत सारे, राइबोसोम्स मतलब बहुत सारे राइबोसोम्स, जब अटैच हो जाएंगे सिंगल एमआरएनए पे तो बना देंगे पॉलीराइबोसोम। और उसके बाद क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है ट्रांसलेशन, जिसके बाद क्या होता है, राइबोसोम्स जो हैं वो हमारे शरीर में प्रोटीन्स बना देते हैं, या फिर बैक्टीरिया के शरीर में प्रोटीन्स बना देते हैं। और फिर वो प्रोटीन्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। जैसे कुछ प्रोटीन सेल वॉल में चले जाते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं, कुछ कुछ प्रोटीन मीजोसोम्स में चले जाते हैं और एंजाइम्स का काम करते हैं, कुछ कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो आपके क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन में चले जाते हैं, या फिर फ्लैजेला को ग्रो करने में मदद करते हैं। तो ये सारा काम, ऐसे प्रोटीन्स बनाने का काम किसका है, राइबोसोम्स का है। उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले टेबल में भी बताया था, चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, यही एक ऑर्गेनेली ऐसी है जो कि मेम्ब्रेन से दोनों में नहीं बाउंड होती है। कौन सी ऑर्गेनेली है ये, एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगी, चाहे यूकैरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंक्लूजन बॉडीज, ये भी मैंने आपको टेबल में बताया था कि सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर पाई जाएंगी, और ये क्या है, स्टोरेज मटेरियल है। क्या है, स्टोरेज मटेरियल। ये लाइव फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये ऐसे ही रहती हैं क्योंकि इनके पास भी मेम्ब्रेन नहीं होती हैं। इनके एग्जाम्पल है फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। और एक एग्जाम्पल है गैस वैक्यूल्स। पर ये गैस वैक्यूल्स जो है ये सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी में और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा गैस वैक्यूल। पर बाकी जो इंक्लूजन बॉडीज हैं जैसे कि फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, ये आपकी और भी बैक्टीरिया में भी पाई जा सकती हैं। ओके, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। पर गैस वैक्यूल्स किस में मिलेंगी आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी में। मैंने पूछ लिया अरे जरा बताना गैस वैक्यूल किस में मिलती है, तो आपको बोलना है ब्लू ग्रीन एल्गी में और पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ये आपको याद रखना है एमसीक्यू के लिए। ओके, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट 2 पसंद आया होगा चैप्टर सेल का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसके बाद हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे यूकैरियोट सेल्स का, और बाकी यूकैरियोटिक सेल्स में जो जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। कुछ भी प्रॉब्लम लगे तो प्लीज आप प्लीज कमेंट लिखिए, मैं उस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा।